क्योंकि अध्यापक समाज का दर्पण होता है। तो फिर आप 9वीं क्लास में पढ़ते थे तो 8वीं क्लास के बच्चों को भी ट्यूशन देने का काम करते थे। तो भाई, लेकिन मैं जिस लड़के को पढ़ाया, पहला लड़का श्री अजय तिवारी पिपरहिया, वो लड़का पहला MBBS हुआ, बाद में MD ना। हिंदुस्तान में बस ओनली 2 ही लोग हैं, एक स्त्री और पुरुष। अगर शिक्षा नहीं है तो शायद राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। तो मैं यही समझा कि घूमना चाहिए तो घूमना चाहिए, तो ज्ञान के लिए घूमना चाहिए। मैं प्लेटफॉर्म पे सोता था, किराए तक नहीं होता था, लेकिन मैं ज्ञान लेकर के उस प्लेटफॉर्म से आता था। समय यंग साइंड 9 सीटें थी, तो यूपी से इकलौता मैं हुआ था। और मेरा वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों के पास कौशल तो बहुत है जी, लेकिन ये आगे क्यों नहीं जा पाते हैं वैज्ञानिक क्षेत्रों में ज्यादा? कि बच्चा आधा माँ के गर्भ से ही सीख के आता है। वेद पुराण है जी, इनमें हजारों साल पहले ये वर्णन था, जो आज की आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा में आज जो खोजें की जा रही हैं। आधुनिकता जो है, टेक्नोलॉजी कहीं बहुत अच्छी भी है, तो टेक्नोलॉजी कहीं मिसयूज भी हो रहा है उसका। आजकल की जो पीढ़ी है सर, पश्चिमी शैली की कल्चर ज्यादा नहीं अपना रही है, जी, अपना कल्चर छोड़ती जा रही है। आज क्या हुआ कि अब फ्रेंच कटिंग दाढ़ी आ गया, जीन्स आ गया, तमाम तरह की जो शिक्षा नीति है इसके बारे में कुछ 2-4 मुख्य पॉइंट रखे, क्या योजना है, क्या इनसे लाभ है और क्या सुधार किया जा सकता है। जब आपको ये सुनने को मिलता है हमारा छात्र यहाँ पे यहाँ है, इतना उच्च पद पे गया है, तो आपको कैसा फील होता है? सर खान सर आप भी जानते हैं सर? जी जी जी, तो आपने उनको भी पढ़ाया सर। एक आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, इसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले रवि मिश्रा, अंकित मिश्रा और टीम के साथ अपने मिक्सी फिलिक्स के पॉडकास्ट के इस सीरीज में, इसी कड़ी में आज शिक्षक और ARP मिस्टर DK सर के पास भाटपरानी क्षेत्र में मौजूद हूं और इनसे आइए आपका परिचय कराते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार जी, बेसिक शिक्षा से बिलोंग करता हूं। जी, इस समय मेरा पद है ARP साइंस से मैं सेलेक्ट हूं, भाटपरानी। जी, और मेरा प्रॉपर घर पकड़ी बाबू है। इसके पहले मेरी पोस्टिंग जो थी जूनियर विद्यालय अर्थात कंपोजिट विद्यालय बंजरवा में साइंस में टीचर पे नियुक्त था। और मैं एग्जाम के थ्रू, एक ARP पद होती है तो उसका मैं परीक्षा दिया, उसमें रिटेन हुआ, इंटरव्यू हुआ, माइक्रो टीचिंग हुआ, फिर मैं इस पद को पाया। आज पूरे भाटपरानी में मैं शिक्षा के अलग जगाने के लिए इसको काम में लिया और मैं कर रहा हूँ बहुत सुनिश्चित तरीके से। सर जो पद के बारे में अभी आपने बताया, इसका विश्लेषण थोड़ा हमको, दर्शकों को थोड़े और ज्यादा तरीका से बताइए कि हमारे दर्शक समझे कि ARP का पद क्या होता है और क्या काम करता है। जी, ARP का फुल फॉर्म होता है सर एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, यानी एक सपोर्टिव पर्सन। जी, वह व्यक्ति ऐसा होगा कि जो विद्यालय में पूरा सपोर्ट करेगा एजुकेशन संबंधित, शिक्षा की गुणवत्ता को, शिक्षा की दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करके, और एक शिक्षा को 100% जो विद्यालय में आज की सरकार जो निपुण कर रही है, विद्यालय एक योजना चलाई, निपुण योजना, जो हमारी सरकार 5 जुलाई 2021 को निपुण योजना चलाई। उस योजना को आगे चलाएं कि हर विद्यालय के बच्चे निपुण हो जाएं और भाषा में, गणित में और भी विषयों को बच्चे जान लें। और ARP की ये जिम्मेदारी दी गई है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे जो भाषा में, गणित में कमजोर हैं, उनको विद्यालय शिक्षा दे करके, शिक्षण कार्य करके, शिक्षक के माध्यम से और विद्यालय के कायाकल्प दे करके उनको निपुणता प्रदान करने का वर्क एक दिया गया ARP को, कि ARP उसको अलग अलग जाके सपोर्टिव करे और उनकी गुणवत्ता को और शिक्षा की दक्षता को बढ़ाए। यही इसका मेन दायित्व है, यही इसका काम। सरल तरीका से हमारे दर्शकों को समझाया इस पद के बारे में ARP, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक सर से अवगत नहीं होंगे कि ARP पद क्या होता है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बोला। तो सर अभी आते हैं आपकी शुरुआती शिक्षा का दौर क्या था, क्या रहा, आप कहाँ से आपने पढ़ाई स्टार्ट की, क्या कैसे स्टार्ट की, कहाँ से आगे बढ़े, क्या क्या है वो अपने शुरुआती दौर के बारे में बताइए। शुरुआत मेरा सर था कि सबसे पहले मैं प्राथमिक शिक्षा लिया अपने गांव से ही, 1 से 5 तक की शिक्षा। बगल में डॉक्टर राममनोहर इंटर कॉलेज है, यहाँ पे मैं कक्षा 10वीं तक पढ़ा। यहाँ से फिर मैं BRD में जा करके बाबा राघव केसर इंटर कॉलेज भाटपरानी से बायोलॉजी विषय से मैंने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट बाद फिर से वहीं पे मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज से मैंने BSc किया। फिर मैंने वहां से गोरखपुर विश्वविद्यालय में जा करके मैंने MSc जूलॉजी से किया और काफी संघर्षों के वास्ते किया सर। मेरा लाइफ बहुत ही एजुकेशन अचीव करने में संघर्ष रहा।
उसके बाद मैं वहां से पीएचडी इनरोल्ड किया, रेप का एग्जाम हुआ, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया, पीएचडी इनरोल्ड जो किया तब तक मैं जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो मैं सीएसआईआर जो साइंटिफिक काउंसिल ऑफ इंडिया इंडियन रिसर्च सेंटर होता है, इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर होता है, उसमें मैं सीएफआरआई सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सीएफआरआई सीएमआरआई धनबाद से मैंने कोल फील्ड से मैंने जेआरएफ किया। जेआरएफ के बाद मुझे तुरंत यंग वैज्ञानिक का एक संविदा पे पद निकला था और मैं यंग साइंटिस्ट बना, फिर वर्क किया, फिर मैं आया तो हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ। हेल्थ के बाद फिर एजुकेशन में आया, फिर मेरा पशुपालन में कुछ दिनों के हुआ। तो इन दरमियान मैं कई विभागों में काम करता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद था वो एजुकेशन था। एजुकेशन मानो शिक्षण कार्य करना, एक अध्यापक का कार्य, क्योंकि अध्यापक समाज का दर्पण होता है। तो फिर मैंने उसी दरमियान बीटीसी मेरा सिलेक्शन हुआ। बीटीसी के बाद मैं यहाँ पे आज प्राथमिक एजुकेशन में हूँ, फिर मेरा प्रमोशन हुआ, मैं जूनियर मेधावी छात्र थे जी। और जब आप 9वीं क्लास में पढ़ते थे तो 8वीं क्लास के बच्चों को भी ट्यूशन देने का काम करते थे, तो इसके बारे में कुछ आप? जब मैं सर 9वीं में था या 10वीं में जब पकड़ी बहू में गया तो मैं 10वीं से ही कोचिंग क्लास लेने चालू किया बच्चों अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी सर, और अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या मेरे परिवार में ज्यादा थी। बाद में पापा जी हम लोग को कई कई समस्याओं से पढ़ाए, लेकिन मैं जिस लड़के को पढ़ाया, पहला लड़का श्री अजय तिवारी पिपरहिया, वो लड़का पहला एमबीबीएस हुआ, बाद में एमडी हुआ। तब मैं फिर समाज में से काम किया और धीरे धीरे मैं संघर्षों को लेकर के अच्छे मुकाम के लोगों को पहुंचाया सर। आज इतनी खुशी बात है कि हर गांव में इस भाटपुरानी क्षेत्र से और इर्द गिर्द बनकटा ब्लॉक या भटनी ब्लॉक कहीं से जो मुझे जाने तो लोग मेरे पास आते रहे, मैं उनको मोटिवेट करता रहा, शिक्षा देता रहा, उनका परिवार आज जी रहा है, खा रहा है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि उनका परिवार का रोजी रोटी चल रहा है उसी शिक्षा के चलते। और अपने संघर्षों को मैं दिया और उसको
उसको मोटिवेट किया, लोग उसको समझे, जाने और मेरे मार्ग पे चले कि एक ऐसा डीके संघर्ष किया है तो मैं भी संघर्ष करूं ताकि हमारा समुचित विकास हो सके, मेरा एक बेटवा अच्छा बन सके, आईएएस हो सके, आईपीएस हो सके, डॉक्टर। अपने यहाँ से पकड़ी बाबू से अगल बगल में मैं समीक्षा अधिकारी बनाया, सीईओ बनाया सर। एक बांस घाटी का लड़का अखिलेश प्रताप है, मेरे यहाँ मुझे आकर के घर पड़ता था, आज वो सीईओ है आबकारी विभाग का। एक यहाँ पे कल्याण तिवारी है, उनका लड़का समीक्षा अधिकारी है। उसके बाद कई बच्चे भी पीसीएस रैंक के लिए, कई दरोगा मैंने बनाया, कई पुलिस बनाया, केवल किसका, एक संघर्ष का देन था। और कहीं मैंने कभी पैसे कमाने की बात नहीं सोचा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य था, मेरा लक्ष्य था कि घर घर में अच्छी नौकरी हो, घर घर में शिक्षा का विकास हो, ताकि हमारा भारत विश्व में शिक्षा के जगत में आगे जाना चाहिए। यही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य संघर्ष था और मैं संघर्ष करने वाले लोगों को भी संघर्ष करा करके और उनको आगे बढ़ाने का काम करता कि हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। नहीं, आप निस्वार्थ भाव से शिक्षा में सेवाएं दे रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं या आपने अभी जो बताया, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ग का हो, जो भी बच्चा इच्छुक है पढ़ने का, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आज भी उनको सेवाएं दे रहे हैं। आज भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देता हूँ। वो किसी भी यहाँ अपना हिंदुस्तान में बस ओनली 2 ही लोग हैं, एक स्त्री और पुरुष। बस हम ह्यूमन हैं और हमारी सोच है कि हम मानवता की होनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेमिटी बहुत बड़ी चीज होती है और मानवता मेरे तरफ से है कि हर एक व्यक्ति की करनी चाहिए और सबका विकास, सबका साथ होकर सबका विकास सोचना चाहिए। और एक ऐसा शिक्षा ही एक ऐसा सर शस्त्र है, एक वीपन है, हमारी बॉडी के एक वीपन है, शस्त्र है, जिससे हमारा विकास संभव है, राष्ट्र का विकास संभव है। अगर शिक्षा नहीं है तो शायद राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। तो मैं यही समझा कि अगर ये शिक्षा होगी तो निश्चित है कि हमारा राष्ट्र का विकास होगा और हमारी विश्व में ऊंचाइयों पर हमारा देश जाएगा। यही हमारी उद्देश्य रहा है, यही मेरा सोच रहा है सर। शिक्षक जो होता है सर, कहते हैं कि समाज की नींव रखने का काम शिक्षक ही करता है। जो भी है, पुलिस हुआ, डॉक्टर हुआ, जो भी है, नेता हुआ, कोई भी हुआ, सब शिक्षक ही शुरू से उनको गाइडलाइन करते हैं, राष्ट्र निर्माता है। और एक शिक्षक के जगह पर सर जो आप ये विचारधारा रखते हैं, हर चीज का मानवता सबसे बड़ी होती है, ये आपका भूतपूर्व विचारधारा जो बहुत अच्छा लगा हमें सर। जी, ये मम्मी पापा का संस्कार था, सोसाइटी के संस्कार था, जहाँ मैं रहा, हर तरह के समाज में रहा, जहाँ तो सीखा। मैं जहाँ जाता था क्यों सीखने के लिए जाता था, क्योंकि एक राहुल सांकृत्यानंद का किताब है सर, अथातो भुमक्कड़ी जिज्ञासा। अथातो भुमक्कड़ी जिज्ञासा में राहुल सांकृत्यानंद यही वर्णन किया है कि घूमना चाहिए तो घूमना चाहिए, तो ज्ञान के लिए घूमना चाहिए। मैंने कभी भी घूमा है सर तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए घूमा है। चाहे किसी शहर में एग्जाम देने जाता था, मैं प्लेटफॉर्म पे सोता था, किराए तक नहीं होता था, लेकिन मैं ज्ञान लेकर के उस प्लेटफॉर्म से आता था। यहाँ पे रेलवे में क्या लिखा है, इसका मतलब द पू माने क्या होता है, ऊ पू माने क्या होता है। यहाँ पे क्या नाम है कि रेलवे में जितने सारे लोगो बनाया गया है, जो जोन में हमारे जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर लिखा होता है, जो ट्रेनों पर लिखा होता है, उस शब्दों को मैं पकड़ता था ताकि मैं रेल जोन में जा सकूं। कहीं भी कोई चीज मैं देखता था, शब्दों को देखता था, उस शब्द को लेके पकड़ के उस समाज को आके बताता था, ताकि समुचित हम कुछ जान सकें, समझ सकें। इसलिए हम घूम के भी ज्ञान लिए, मम्मी पापा के सभ्यता संस्कार पे ज्ञान लिए, अपने गुरुओं पे ज्ञान लिए और सारी ज्ञान को समझ करके एक जगह हम फेंकना चाहे कि ये चला जाए हमारी सोसाइटी में, ताकि हमारे भारत के जितने हमारा भारत गांव से जाना जाता है सर, और गांव के लोग जो होते हैं शिक्षित भी होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं, तो यहाँ परसेंटेज में शिक्षा की कमी होती है, लेकिन वहां तक पहुंचे जहां तक ये सुदूर क्षेत्र में हमारी शिक्षा नहीं जा पाती है। तो मैं इसीलिए इस देहात को मैं सोचा कि यहाँ के लोग शिक्षित हों, यहाँ का विकास हो, सभी लड़के IIT बना जाने, सभी लड़के नीट के बना जाए, सभी लड़के कंपटीशन क्या होता है, प्रतियोगिता क्या होता है, और प्रतियोगिता में जो बड़े रैंक की प्रतियोगिता होती है, हाई जो CSIR लेती है, जो हमारी IPS IAS की परीक्षा होती है, जो हमारे सिविल एग्जामिनेशन होता है, या राज्य लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, जो हमारे PCS लेवल की एग्जामिनेशन, तमाम तरह के पद हैं, तमाम तरह का आयोग है, उनको भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि यहाँ ये क्वालिफिकेशंस होती हैं, यहाँ योग्यता लगती है, ये चीजें, ये बनने के लिए, टीचर बनने की योग्यता चाहिए, डॉक्टर के लिए योग्यता चाहिए, IPS IAS के लिए योग्यता चाहिए, और एक प्यून के लिए योग्यता, क्योंकि और एक पुलिस के लिए एक, उसके बाद आप जितने भारत में विभाग हैं, उन विभाग में अलग अलग पदें हैं, उन पदों को जाने के लिए, उन पदों पर जाने के लिए क्या क्या योग्यता होती है, वो चीज मैं बच्चों को एक मोटिवेशन की क्लास में अलग मैं देता रहता हूँ, ताकि समुचित लड़के जान सकें। और आज संसाधन की आपने क्वेश्चन किया कि पहले संसाधन नहीं थे,
संसाधन की कमी, लेकिन संसाधन न होते, असंसाधन के बाद बहुत ज्यादा शिक्षा की कमी है। उसका रीजन है कि सर उसको सबसे ज्यादा शिक्षा का डेवलपमेंट उसका 3 ही चीज होता है सर। एक तो उसका परिवार उसको मार्गदर्शन दे, और एक अच्छा गुरु और एक अच्छा किताब। अगर लड़का एक अच्छा गुरु को सेलेक्ट कर ले और एक अच्छी किताब को सेलेक्ट कर ले और फैमिली का उसका जो परिवेश है वो उसके अंदर डेवलप कर जाए, तो शायद निश्चित उस संसाधन का यूज करके वो निश्चित अपना जीवन को सफल कर लेगा। उसकी बहुत ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत होती है, समय समय पर उसके हार्मोन को डेवलप हम करते रहें, जो मार्गदर्शन का हार्मोन है उसके अंदर पॉजिटिव भरते रहे, ताकि वो संसाधन को समझे कि हमारे लिए संसाधन आया है, हम इसका यूज करें और फिर हम अपने जीवन को बनाए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। वो निश्चित है कि वो लड़का समझेगा, जानेगा उसके अंदर धीरे, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, हमारा ब्रेन एक ऐसा हार्मोन सेक्रेट करता है कि हम जैसा थॉट करेंगे वैसा ही हमारे अंदर डेवलप, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, डोपामिन हैप्पी हार्मोन होता है, तो पॉजिटिव रहेगा, वो निश्चित है डेवलप कर सकता है। केवल उसको मार्गदर्शन की जरूरत है और अच्छी किताब और अच्छी एक गाइडलाइन और एक अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है, ताकि वो निश्चित है कि लड़का उस देख रेख में रहे तो अपना समुचित विकास कर सकता है और कोई भी दुनिया कंपटीशन फाइट कर सकता है। सर आपने पहले बताया कि आप एक बार वैज्ञानिक के पद के लिए भी जा चुके हैं जी। तो सर उस आपके जो वैज्ञानिक के पद पे जब गए थे सर, उस समय की यात्रा के बारे में कुछ उस समय मैं बता दूं कि मेरे पास किराया तक नहीं था जी। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जब गया तो मम्मी पापा किसी तरह से किराए की व्यवस्था किए, और उसके बाद बगल में होम ट्यूशन चल रहा तो वहाँ कुछ पैसे मिले। जब मैं गया तो मैं समझा कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ कि मुझे एक अच्छा जगह मिला। धनबाद में सर CFRI सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, वहाँ कोयला से हम लोग फ्यूल तैयार करते थे, और कोल फील्ड में जाके हम लोग वहाँ पे लोगों को हमारा जो सिनॉप्सिस मिला था एंटी कोल फील्ड के अंदर जो हमारा था एंड कंटामिनेशन, डिफरेंट एरिया ऑफ कंटामिनेशन जो एरिया थी, जो छुआछूत जिससे तमाम तरह फ्लाई ऐसे होते थे, कोयला से क्या क्या बीमारी हो सकती है, कोयला उड़न रात से क्या क्या बीमारी, तो जो कंटामिनेशन ऑफ डिफरेंट एरिया सॉइल फील्ड जो था मेरा टॉपिक मिला था कि आप सॉइल के क्षेत्र में मिट्टी से कौन कौन से आप तत्व पा सकते हैं और कौन कौन से यहाँ तत्व जो है खराब हो चुके हैं और वो तत्व उड़न राख के जाते हैं, और उड़न राख से कौन से उसमें जाए, इसी में मेरा रिसर्च मिला। लेकिन जब मैं पहले गया तो सर ऐसा लगा कि शायद मेरी जीवन यहाँ पे सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। लेकिन जब मैं क्वालिफाई कर गया तो मुझे जब इंटरव्यू चैनल में मुझे जाना हुआ तो वहाँ 15 लोग करीब बैठे थे, और जो क्वेश्चन हुआ सर मैं बताया, और मुझे विश्वास था कि सिलेक्शन मेरा होना है। और ऑल ओवर इंडिया में वहाँ पे उस समय यंग साइंटिस्ट 9 सीटें थी, तो यूपी से इकलौता मैं हुआ था, और मेरा वहाँ पे सिनॉप्सिस जो था मिला वो डिफरेंट एरिया ऑफ कोल फील्ड इन झारखंड, जैसे झरिया में कैसे, उसके बाद डिगवा डीह में कैसे था, सिंदरी था वहां पे जहाँ, ये सब हम लोग को जाना, दामोदर नदी में जाना रहता था, कोयला रिसर्च करते थे, कोयला को ला करके फिर फिक्स करते थे, उससे फ्यूल तैयार करते थे। फिर एक और होता था कि वहाँ के लोग सबसे ज्यादा धनबाद में सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित है सर, तो वहाँ पे क्वेश्चन है कि सिलिकोसिस क्या है, तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सिलिकोसिस वहाँ पे एक ऐसी डिजीज है कि सर 10 साल बाद वो निकल के आती है, तो अगर इंसान में चली गई, इसका सिलिका होता है राख में। ये क्वेश्चन में मुझसे पूछा कि आप धनबाद में आए हैं, देवरिया से आए हैं, तो देवरिया क्यों प्रसिद्ध है, तो मैं बताया सर देवों की भूमि, देवरावा बाबा के नाम से देवरही के नाम, तमाम तरह की चीजें हैं जो मैं बताया। काफी लोग प्रसन्न फिर कहे कि आप यहाँ से आए हैं धनबाद में, तो देवरिया से धनबाद में जब पहुंचे तो आपको देखने को क्या मिला, तो मैंने कहा सर कि यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ मिले, पहाड़ में आग लगा हुआ था। तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन का आग क्यों, सर इसमें आग लगने का मेथेन है, वायु से क्रिया करके आग लगा दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप तो बहुत अच्छा बताया, और उसके बाद लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पे और क्या, हम सर बिल्डिंग यहाँ सभी काली नजर आई है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये बिल्डिंग काला अगर है तो काला क्यों, तो मैंने कहा सर कोयला जड़ा है, उड़न राख है, फ्लाई ऐश कहते हैं। तो उसने क्वेश्चन को फ्लाई ऐश का यूज बताइए, तो फ्लाई ऐश का टोटल ऑल ओवर एरिया ऑफ धनबाद में सर फ्लाई ऐश जो है बहुत ज्यादा उसका मिस यूज है, क्योंकि वो फसलों से लेकर के पब्लिक से लेके एनिमल्स प्लांट्स दोनों जगह सब जब बीमारी ही ग्रसित करता है। अब ह्यूमन बीइंग्स में हम आए तो देखे कि हम उन लोगों का ब्लड सैंपल लेते थे, तो जब ब्लड सैंपल लेते थे लैब में फिक्स कराते थे, और एक व्यक्ति को गवर्नमेंट कहती आप
उसको 150 रुपया देंगे। तो एक ब्लड हम लोग ब्लड लेते थे, ब्लड लेकर के फिर क्या ना जांच करवाते थे। तो किसी किसी मतलब लगभग हम जानते थे कि 60% लोग वहाँ पे जो गरीब तबके के लोग थे, डिफरेंट एरिया ऑफ कोल फील्ड में, गांव में बसते थे, शिक्षा नहीं थी और केवल कोल माइंस का चुनाव कर करके अपनी जीविका चलाते थे, वो सिलिकोसिस से ग्रसित थे। तो सिलिकोसिस एक लंग्स की बीमारी है जो 10 साल बाद भी उभरती है और काफी फेफड़ा उनका डिफेक्ट था सर। ये सब मिला देखने के लिए फिर जाने वहाँ पे तमाम तरह के मशीन मिला मुझे, कई करोड़ों करोड़ की मशीन, SPLC वगैरह मशीन, तमाम तरह के हम लोग। और एक खुशी की बात थी, धनबाद में गए तो क्या नाम, बाल गंगाधर तिलक के नाती थे वहाँ साइंटिस्ट, और ये उनसे मुलाकात हुई। हमारे डॉक्टर LC राम यूपी के जो साइंटिस्ट एफ थे और तमाम तरह के समय डायरेक्टर CSIR के, उनसे मुलाकात हुई। सभी ने मेरे अध्ययन पे, पठन पाठन पे बहुत खुश हुआ, मुझे सेमिनार तक पहुंचाया उड़ीसा में, फिर मुझे क्या धनबाद के अच्छे अच्छे जगहों पे भेजा, मुझे वर्धमान यूनिवर्सिटी भेजा, तमाम तरह के बनारस यूनिवर्सिटी, BHU में, नागपुर नवेली में, जहाँ के कोल फील्ड मिर्जापुर क्षेत्रों में जाना हुआ और रिसर्च करने के लिए बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सर थोड़ी सी ये थी कि वो संविदा पे थी, फिर वहाँ के डायरेक्टर फिर बोले कि आप परमानेंट पोस्टिंग के लिए जाइए, और फिर वर्क बहुत अच्छा लगा। शायद इनके अगर मैं रहा होता तो सर अच्छा पद पा गया होता वहाँ पे, और वहाँ बहुत अच्छा लगा कार्य। हमारे देश में CSIR अच्छा काम करते इस समय, लगभग 45 CSIR, पहले 38 थे। आज CSIR क्लब जैसे CDRI लखनऊ है, आप मछली शोध के अंदर हमारे केरला है, अपने यूपी में लखनऊ में ही 5 से 7 CSIR क्लब बनाए गए हैं। तो ये अगर बच्चा, इसको भी यहाँ देहात के बच्चे नहीं जानते, मैं आया और तुरंत देहात के बच्चों को CSIR के बारे में बताने लगा कि तुम्हारी योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे वहाँ पे जा सकते हो, BSc करके भी जा सकते हो, MSc के बाद भी बन सकते हो, एग्रीकल्चर जा सकते हो, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट डिवीजन। हम लोग वहाँ कोयला के खेत में सर एक सबसे बड़ी खुशी, मैंने जेट्रोफा की खेती की है, और जेट्रोफा पूरे विश्वव्यापी हुआ, मैंने कॉस्मोपॉलिटन हुआ, और पूरा पेपर भी पब्लिश हुआ। डॉक्टर LC राम विथ DK सर के नाम से गया, तो पेपर हमारा नाम ऐड कर दिए थे, और काफी हम लोग ऑस्ट्रेलिया और कोरिया वगैरह भी जो पेपर पब्लिश हुआ उसमें नाम भी गया था। और जेट्रोफा की 5 बीघे के अंदर हम लोग खेती की, तो कोयला पे उगा दिए थे, जो आज डीजल प्लांट है, बायो प्लांट। तो ये सब रिसर्च थे सर, अच्छा लगा। दरमियान फिर आए, लेकिन पहला मेरा टारगेट है एजुकेशन, तो एजुकेशन को मैं लिया। और फिर क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षक ही समाज का दर्पण होता है, समाज का बहुत बड़ा दो ही चीज होता है शिक्षक, एक क्रिएटिव होता है और इम्पैथेटिक होता है। अगर शिक्षा दिया जाए किसी भी समाज को, तो अगर एक शिक्षक क्रिएटिव होकर दे और इम्पैथेटिक हो जाए, यानी एक सृजनात्मक और रचनात्मक हो और सद्भावना रूपी दे, तो संसाधन की यूज से तो बालक निश्चित है साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS IAS बन सकता है सर। क्योंकि मेरा अनुभव एक समाज से, लोगों से, किताबों से और शिक्षा से लिया, तो मैं फिर शिक्षा विभाग में आया, फिर आज DRT के काम कर रहा हूँ सर। आपकी वैज्ञानिक क्षेत्र में आप इतनी सेवाएं दें, आप अपने अनुभव से थोड़ा हमें भी बताइए और दर्शकों को भी बताइए सर, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है भारत का, जी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों के पास कौशल तो बहुत है, जी लेकिन ये आगे क्यों नहीं जा पाते हैं वैज्ञानिक क्षेत्रों में, ज्यादा इक्का दुक्का ही देखने को सबसे मिलता है। बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं, दृष्टिकोण तो बहुत, सोच की, थॉट की जी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां तक लड़के नहीं जा पाते, क्यों? वैज्ञानिक कोई डिग्री नहीं होती।
अगर बाहर से भी काम करा करके और लैब में लेकर लैब से बाहर करता है तो एक निश्चित है कि उस बच्चे के अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप होगी। अभी मेरे यहाँ बच्चे जो थे सर, आपसे मैं बता दूं कि वैज्ञानिक सोच के चलते लड़का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था। यहाँ पे तमाम तरह के जेसीबी बना देते हैं सब बच्चे, लेकिन उसको हम डेवलप नहीं करा पाते हैं। वो बच्चे आगे डेवलप नहीं कर पाते। हमारे यहाँ के बच्चे जो होते हैं वैज्ञानिक एडिशन की थियरी को नहीं याद कर पाते हैं, रट लेते हैं, लेकिन ये हाउ एंड व्हेन एंड वेयर, ये क्यों कब कैसे ये नहीं जानते हैं, जिसके चलते और आगे इसका क्या होगा रिजल्ट ये नहीं समझ पाते। इसी चलते थोड़ी हमारे यहाँ कौशल तो है, लेकिन इसके साथ साथ वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं करता है। अगर बच्चों के अंदर करके सीखने की योजना, अब एक योजनाबद्ध तरीके से एक परिणाम तक जाए, हम समस्याओं से और परिणाम तक पहुंचे, तो निश्चित है कि वैज्ञानिक बच्चे बन सकते हैं। और वैज्ञानिक की डिग्री तो होती ही होती है कि बीएससी के बाद एमएससी के बाद पीएचडी करके, लेकिन वैज्ञानिक ऑटोमेटिक सर अभी तमाम तरह के पेपर में आता है कि किसी ने आलू से ये बना दिया, किसी ने प्याज से लाइट जला दिया, किसी ने, तो अभी ये थॉट है सर। उस थॉट से अगर वह इस तरह से डेवलप करे कि क्यों हो रहा है ये, ऐसा क्यों हुआ, तो नेचर ने हमारे सब कुछ दिया, नेचर सब प्रोवाइड किया है। हमें केवल थिंकिंग की आवश्यकता होती है, करने की आवश्यकता होती है, एक योजनाबद्ध से। और इतना अभी हमारे यहाँ मान लीजिए कि लखनऊ से अंतरिक्ष में गए थे शुभांशु, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किए थे इसी क्षेत्र से। भारत में इसरो में बच्चे हैं, आज हमारे नासा में बच्चे बहुत गए हैं, अमेरिका में गए हैं, तो कहीं ना आज हमारे जहाँ पे आप श्री हरिकोटा में बच्चे हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो डेवलप किया है। भाभा परमाणु सेंटर में बच्चे हैं, वो सोचे एक एलबीडी का काम किए, लैब तरीके से काम किए, वहां पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कौशल तो है, लेकिन उस कौशल के कैसे यूज करना है, कैसे करना रिजल्ट है, ये नहीं पता है। यही चीज एक शिक्षक करेगा, एक अच्छी किताबें करेंगी, और नई नई योजनाओं, नए नए इनोवेशंस आते हैं, जो हमारी साइंस रिफ्रेशर आती है, जो साइंस की पत्रिकाएं होती हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया होती है। अगर बच्चा से इंसाइक्लोपीडिया विश्व शब्दकोश जाने विज्ञान के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, कि कनाडा ने ऐसा क्या काम किया, क्यों कर, चाइना ने क्या बिना ड्राइवर का उसने कार बना दिया, जापान आर्टिफिशियल मून बना दिया, वो कृत्रिम चंद्रमा बना दिया, चांद बना दिया, ऐसा सूर्य बना, ऐसा क्यों, किस तरह से बनाया होगा उसने। तो ये हमारे यहाँ बच्चों के अंदर थोड़ी ये कौशल डेवलप करे, स्किल, तो निश्चित है कि विकास संभव है सर। सोशल मीडिया का जमाना, और सोशल मीडिया पे आए दिन आप देखते रहते हैं कि यूपी बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का ही कभी कोई कुछ बना दिया, कभी कोई किस चीज का आविष्कार कर दिया। तो क्या ऐसे बच्चों को अगर मंच मिले सरकार की तरफ से, तो ये भी आगे डेवलप कर बारे में क्या, अगर उसको मंच दिया जाए, क्योंकि प्रतिभा बहुत ही अपने देश में है, बच्चों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। और बच्चा, ये कहा गया है, मनोविज्ञान कहती है, चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि बच्चा आधा माँ के गर्भ से ही सीख के आता है। ये बहुत बड़ी बात है, नेचर ने ऐसा दिया। और उस बच्चे को जब गर्भ से सीख के आता है, तो दो ही चीज मनोविज्ञान काम तो, एक जेनेटिक्स और एक सोसाइटी, इन्वायरमेंट। अगर जिस तरह से इन्वायरमेंट देंगे उस तरह से लड़का जाएगा। तो हमें गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि बच्चे को मंच देना अनिवार्य है और उसको इन्वायरमेंट देना अनिवार्य है, क्योंकि आधा जेनेटिक्स है, उसके माँ बाप का थॉट आया है, जीन उसका आया है, बस उस जीन को संवारना है एक इन्वायरमेंट, परिवेश से। और वह परिवेश उसका समाज हो सकता है, उसका शिक्षा का परिवेश हो सकता है, और हमारी जो सरकारें चल रही हैं, जो नए नए इनोवेशन दे रही हैं, उसका हो सकता है। और उसको अगर मंच मिले, उसको अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये श्योर एंड सर्टेन कि लड़का डेवलप कर सकता है। क्योंकि प्रतिभा की भारत में सर कमी नहीं है, क्योंकि ये भारत हमारा आज विश्व गुरु जाना जा रहा है, प्रतिभा के चलते जाना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे तमाम तरह के हमारे पूर्वज बड़ी सम्रांत पैदा। आज बताइए कि अपने देश में सुश्रुत का नाम सर आप सुने होंगे, सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है, चरक आज आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी। ये सारे नागार्जुन साल पहले कोई संसाधन नहीं, कोई रिसोर्सेस नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, लेकिन खुद का करके उसने सीखा। यही जरूरी है सर इस शिक्षा के क्षेत्र में, घर घर में लड़के करके सीखें, और निश्चित है कि हमारा देश आगे जाएगा और साइंटिफिक होगा सर। आधुनिक विज्ञान, और जो आधुनिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे, हमारा आधुनिक चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। अभी जहाँ तक आपने सुश्रुत का नाम लिया, जो प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहे जाते हैं, और उनके गुरु धन्वंतरी का नाम लिया आपने, तो सुश्रुत संहिता भी एक उच्चार संहिता के उनकी किताबें हैं। तो सर जहाँ तक कहा जाता है कि जो हमारे वेद पुराण हैं, इनमें हजारों साल पहले ये वर्णन था, जो आज की आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा में आज जो खोजें की जा रही हैं, ये पहले भी हमारे वेद शास्त्रों में रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं से
सीख लेके या हर चीज करके इनको आगे बढ़ाया। हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं थी सर, और जो प्राचीन मेडिकल साइंस हो या रिलीजियन सिस्टम हो, धर्म का शास्त्र हो, या हमारे जितने वेद पुराण, हमारे उपनिषद हैं, ये हमारे विरासत है, ये हमारे हेरिटेज है, वसीयत है। हमें उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डाला गया ताकि लोग इसको समझ करके अनवरत, इसको समझ करके, इसको पढ़ करके अनवरत इसका विकास कर सकें, इसको फॉलो कर सके। और पहले जो प्राचीन सभ्यता, जैसे मान लो प्लास्टिक सर्जरी, उन्होंने कुछ सोचा होगा तभी प्लास्टिक, कैसे प्लास्टिक सर्जरी करके उन्होंने उसी थेरेपी पे आज देखिए, आज सर्जरी भी चल रही है अपने आधुनिकता में। आज हमें आयुर्वेद देखा जाए तो पहले हम जानते हैं संजीवनी बूटी काम करती थी, तमाम तरह के। आज हमारे यहाँ का एक सोलेनम नाइग्रम जाती है जिसको मकोए कहते हैं, आज उसको पी ले उसके पौधे को तो लीवर ठीक हो जाता है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। ऐसा कहीं ना कहीं सिस्टम है। तो आयुर्वेद पे, वेद पे, पुराण पे ये पहले लिख दिया गया कि आने वाला समय शायद यही होगा। उनको वो भविष्य सोचे, वो वर्तमान के साथ उन्होंने भविष्य सोचा कि हमारे आने वाला सिस्टम, क्योंकि हमारी साइंस ही जो होती है, कोई भी वैज्ञानिक ये सोचता, जैसे हम लोग मानो है, ये पृथ्वी निश्चित प्रलय हुई थी, यह निश्चित है कि इसका ओरिजिन डिस्ट्रॉय हुआ, तो आज हमारी साक्ष्य मिला है, पहाड़ पर्वत जितने टीले माउंट वगैरह मिलते हैं, जितने समुद्र नदियां मिलती हैं, ये श्योर है कि कहीं ना कहीं इसका ये कहीं जो बनाए बिगड़ेगा। तो वैज्ञानिक सोच था, उनकी भी सोच थी कि आने वाला समय, हमारे ये मानव जो इस समय चल रहा है, अगला मानव आएगा तो टकला होगा, अगला मानव 6 फीट का होगा, महिला उसके बाल नहीं होगा, 5 से 6 होंगे, ऐसा कल्पना था। उसका नाम न्यूटॉन्स दिया जाएगा, उसका नाम अलग अलग रखे हैं लोग, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये सोचा कि कैसा इट मे भी हो सकता है। ये चीज हमारे वैज्ञानिक कभी भविष्य सोच के काम किए थे कि आने वाला समय ऐसा होगा। जैसे कि परिवर्तन देखा, क्रमिक परिवर्तन सब होता रहता है हमारी नेचर में सर, एक कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो जो क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन में सबसे बड़ा नेचर का रोल होता है, जिसमें ताप होता है, जिसमें वायु होता है, जिसमें जल होता है, जिसमें पृथ्वी होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर ही परिवर्तन का रूप होता है। तो उस समय इन्वायरमेंटल फैक्टर वो था, जब जैसे जैसे क्रमिक पर लोग आए, डेवलपमेंट और आधुनिकता में पहुंच गए। आज टेक्नोलॉजी है, आज तमाम तरह के पास जांच की सुविधाएं नहीं थी, जांच की सुविधा, लेकिन थियरी कहीं ना कहीं क्या थे, वही थी जो प्राचीन से ही चल के मॉडर्न में आया, थियरी वही थे। आज भले ब्रॉड हुआ, बहुत अच्छी बात। आज पहले देखा जाता, कहा जाता था कि पहले भी लोग बात किया करते थे, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट था, आज उसी का सिस्टम मोबाइल हो गया है। पहले ऊर्जा से बात होती थी, क्योंकि एनर्जी इज द साइंस और एनर्जी इज द वर्ड, एनर्जी सब कुछ थी। हाँ, आज वही एनर्जी चेंज हो गया बहुत सारे डिवाइस में। सर आपने कहा कि हमारे वेद उपनिषद वगैरह में जो हमारी विरासत है, आपने कहा हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है जी। इनसे सर आज के समय में कहीं ना कहीं बाहर देशों के भी वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी बताया है कि मेरा सोर्स यही है। कई जगह उन्होंने खुद से बताया है। तो सर जैसे अभी हमारे बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी जो भी पढ़ रही है, चाहे हम लोग हुए, चाहे जो भी पीढ़ी अभी जो आने वाली है, तो सर ये कहीं ना कहीं वेद उपनिषद वगैरह से तो दूर होते जा रहे हैं। तो इनके बारे में तो वही चीज हमारी सरकार या कुछ योजना नहीं चला रही है सर? जैसे कि भारत हमारी सबसे बड़ी, हमारी संस्कृति बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ पे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा भारत को जाना जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व भारत का सबसे बड़ी उसकी संस्कृति होती है, धरोहर हमारी संस्कृति है। क्योंकि हमारी कल्चर, अगर कल्चर नहीं है तो हम कुछ भी सीखें नहीं सीख पाएंगे। संस्कृति क्या है कि हमें बैठने, चलने, खाने, पीने, रहने के पहले सबक होता है। हमारा देश पुरखों से, यहाँ पे तमाम तरह के विद्वान लोग आए विदेश, अमेरिका से विलियम सी डगलस आए थे। तो विलियम सी डगलस जब आए तो सबसे पहले दिल्ली उतरे। तो दिल्ली उतरे तो उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के बारे में सुना था कि इंडिया बहुत ज्यादा कल्चर में आगे है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिशन, परंपरा आ गया, यहाँ पे सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने अध्ययन किया। तो तुरंत तो यूपी के सबसे बरेली में रानीखेत पड़ता है, उन्होंने रानीखेत गया, यहाँ के लोगों को देखा कि वाह, गांव में लोग स्टॉल लगा के मार्केट लगाए हैं, सड़कों पे चद्दर लगा करके, सड़कों पे खरपतवार पे भी बिछा करके कपड़े बेचे जा रहे हैं, कोई टोकरी बेच रहा है। और उन्हें एक घर विथ बास्केट भी चैप्टर लिख दिया, एक टोकरी के साथ लड़की। तो उन्होंने क्यों आया, इसलिए आया कि एक टोकरी के साथ लड़की, भाई यहाँ पे टोकरी के साथ लड़की, लड़की पढ़ी नहीं थी, इलिटरेट थी, लेकिन उसके पास कल्चर था, उसके पास सिविलाइजेशन था। उसने चैरिटी का पैसा तक नहीं लिया, वो दान में दिए, उसकी टोकरी खरीद लिए थे बहुत सारे चीज, लेकिन कहे कि ये लड़की रो रही है, परिवार इसका भूखा होगा, मरेगी कि जिएगी, लेकिन ये इसको चाहिए पैसा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मांग रही है। उसने इंडियन ट्रेडिशन दिखा, इंडियन कल्चर दिखाया कि मैं
अपने कर्म से ही कमा सकती हूँ, मैं अपने परिश्रम का ही पैसा ले सकती हूँ आधा पे। लेकिन राइटर ने पूरा विलियम सी डगलस उसका पैसा दे दिया, 15 सेंट लगभग था, अपने कोर्ट में डाल दिया। ऐसा क्या मिला? तो उसने गया अमेरिका और कहा, यह बात पीटी नेहरू से भी कहा, उसने पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, कहा कि मैं आपके देश से प्यार कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? तूने पूछा क्यों? तो यहाँ गरीब तबके के लोग हैं और यहाँ अशिक्षित लोग हैं, लेकिन एक चीज अमेरिका से बहुत आगे है, अमेरिका पीका है। तो उन्हें क्यों? तो यहाँ पे उस गरीब परिवार में बसने वाली लड़की के पास, जो यहाँ पे स्टॉल लगा के जो एक प्याज का टुकड़ा खाता है, एक रोटी मोटा खाता है, मोटी, जिसको लिट्टी हम देहात में कहते हैं, और उसके बाद क्या दाल, भर कटोरी दाल लेता है, ना कोई मीट है, ना मछली है, ना कोई पनीर है, और ये खा करके, ये स्वस्थ हो करके, लेकिन भारत की कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाई, इसलिए मैं इंडिया से प्यार कर रहा हूँ। तो कि हमारे देश में यही बसता है, एक भारत की झलक दिखा के चली गई, ये हमारा इंडिया है सर। और उसी और अनवरत हम चलते रहे सभ्यता पे, तो हमारे अंदर कल्चर की कमी होती जा रही है, क्योंकि आज आधुनिकता जो है, टेक्नोलॉजी कहीं बहुत अच्छी भी है, तो टेक्नोलॉजी कहीं मिसयूज भी हो रहा है उसका। तो मुझे गुजारिश है अपने भारत के सभी बच्चों से और अपने समाज के लोगों से कि इसका मिसयूज न किया जाए, यूज किया जाए। और हमें कल्चरल होने की जरूरत है, हमें सिविलिटी की जरूरत है, हमें ट्रेडिशनल होना जरूरी है, इक्वलिटी की जरूरत है, और एक अच्छी सोच, और हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पहुंचाने की जरूरत है, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, चाहे वो लड़का पॉलिटिशियंस बने, चाहे लड़का क्रिकेटर बने, लड़का फिल्म इंडस्ट्री का हीरो बने, या कोई एजुकेटर बने, या कोई साइंटिस्ट बने, कि मतलब सबका वही होता है कि एक अलग अलग भांति भांति लॉट ऑफ नंबर डिफरेंट एरिया है ना इन इंडिया, और वो लड़का वहां जाए और सक्सेस, बस यही मेरा उद्देश्य है सर। और इसी पे मैं शायद काम भी कर रहा हूँ समाज के लिए, विद्यालय परिवेश में सरकार की योजनाओं को मैं फॉलो करके, और सरकार समय समय पे योजना, अभी एक हमारे यहाँ सरकार अभ्युदय योजना दी है, ताकि गरीब बच्चे कोचिंग से छूट रहे हैं, उसमें हम लोग जैसे इंसान भी जा सकता है, आईपीएस आईएएस रिटायर जा रहे हैं, उसमें गरीब बच्चों को फ्री में ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जो कि मैं भी यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। और क्योंकि बच्चों को फीस में, क्योंकि गरीब तबके के बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं, मेरा यही लोग आए पढ़े जाए, जो भी किताब से मैं कॉपरेशन कर देता हूँ, उनको तमाम करके फॉर्म जो फिलअप होता है उसका भी पैसे से इकोनॉमिकली भी कॉपरेट करके, ताकि वो घर में एक ज्योति पैदा हो, एक ज्योति जगे, अलग जगह शिक्षा का, और बेरोजगारी दूर हो, और अपने परिवार का भरण पोषण, अपने माँ बाप की सेवा कर सके। मेरा यही उद्देश्य है, तो ताकि भारत विकास हो सके और हम विश्व में नंबर 1 जाने जा सके, यही मेरा उद्देश्य है। कल्चर की बात की सर आपने अभी, जी, आज आपके विचार क्या कर रहे हैं? जैसे आजकल की जो पीढ़ी है सर, पश्चिमी शैली की कल्चर ज्यादा नहीं अपना रही है जी। अपने सर हमारे यहाँ पश्चिमी कल्चर आया, महात्मा गांधी ने भी कहा था जी कि हमारी पश्चिमी कल्चर वो लेके आए। जी गांधी जी ने पश्चिमी कल्चर जब लेके आए, तो उसमें ए.एल. बसन एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था इंडियन कल्चर के बारे में। तो पश्चिमी कल्चर जब यहाँ पे आया, तो पश्चिमी कल्चर प्रभावित कर, पहले यूरोप का आया जी तमाम तरह के, यहाँ पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, आर्य आए, लंदन वाले भी आए, मतलब आए, अपना अपना प्रभाव छोड़े, वो प्रभाव जो एडॉप्ट कराने की बात कही थी गांधी जी ने, वो एडॉप्ट हुआ, कुछ दिनों तक चला, लेकिन फिर आज क्या हुआ कि अब फ्रेंच कटिंगदारी आ गया, जीन्स आ गया, तमाम तरह के बात, बाल का मॉडलिंग आ गया, ये कटिंग हमारे देश में आगे परिवर्तन कर दिया, जबकि वो प्रभाव नहीं था, पश्चिमी प्रभाव एक कल्चर था कि यहाँ पे हमारी जो विरासत इंडिया की थी, जैसे महाभारत रामायण हमारे देश की विरासत है, धार्मिक किताबें हैं जो हमारी सभ्यता संस्कार को भी सिखाती है, तमाम तरह की चीजें, सबका एक अलग सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो चीज अलग है। और रिलीजन है जो आपकी एक शस्त्र है, आपके धर्म सिखाती है कि आप कैसे चलेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे किसी से बात करेंगे, सम्मान करेंगे, लोगों को कैसे आप मोटिवेट कर व्यवहार देंगे, लेंगे, एक दैट इज लव अफेक्शन, ये चीज अलग हो गई। अब उसमें शिक्षा से निकल के आया बातें कि हमें शिक्षा, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का डेवलपमेंट भी संस्कार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे तो सारी चीजों को सीखेंगे, ये सारी आधुनिकता
सर, अगर ये शिक्षा नीति जो नहीं होती तो कोरोना काल में जो बच्चे शिक्षा से वंचित, तो डिजिटल एजुकेशन लेकर के बच्चों को तमाम तरह की योजनाओं को, तमाम तरह के लेसन प्लान्स को, पाठ को बता करके और शिक्षक की भी ड्यूटी लगा कर करके योजना चलाई गई ताकि बच्चे पढ़ ले, घर बैठे न रहे, पढ़ते रहे। तो उसमें डिजिटल में एक दीक्षा ऐप हमारी गवर्नमेंट चलाई है। दीक्षा ऐप जो है डिजिटल ऐप है, जिसके माध्यम से 1 से लेकर के 8 तक के बच्चे और माध्यमिक के बच्चे जान सकें, जो पाठ की तरह जो सभी पाठ बनाई गई है उनके अनुसार बनाई गई है। ये चल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक। आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शारदा की योजना चली है। शारदा में हर दिन स्कूल बच्चा आए और उसके स्कूल हर दिन बच्चा आने की योजना है कि लड़का हर दिन स्कूल जाए तो सीखेगा। उसके बाद आज के फिर से हमारी एक निपुण योजना चलाई, प्रेरणा ऐप चलाई है सरकार की, ताकि लोग प्रेरणा ऐप के माध्यम से, निपुण ऐप के माध्यम से बच्चे सीख सकें, टीचर भी पढ़ा सके। उसका असेसमेंट हो रहा है, आकलन हो रहा है। आकलन करके बच्चों को भाषा, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जो भी विषय हमारे सरकार द्वारा बेसिक में लगाई गई है या माध्यमिक लगाई है, ताकि वो लड़का उससे अवगत हो सके, पढ़ सके, टीचर भी उस ऐप के माध्यम का यूज करके और बच्चों को पढ़ा सके। उसके बाद फिर से रीड अलोंग ऐप आई है। मतलब ऐप के माध्यम से आज एनईपी ये कह रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि ऐप के माध्यम से बच्चा सीख सकता है। क्या सीख सकता है कि अगर वो उसके पास समय से टीचर नहीं पहुंच सका, समय से कोई बात हो गया, तो उस ऐप के माध्यम से, डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से ले सकता है। एक जगह अच्छी बात है, अच्छी पहल है। तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहल अच्छा भी है और जो भी चला है सब चलता रहा, ताकि उसमें सभी जो भी योजनाएं होती हैं शिक्षा के विकास के लिए चलती हैं, इसमें कहीं बट नहीं है, ताकि हमारा देश, राष्ट्र का निर्माण अगर हो सके तो शिक्षा जन जन तक जा सके। इस योजना का मेन है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं, चाहे भारत के किसी भी वर्ग के बच्चे हों, वहाँ सुदूर चाहे ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो चिमनी पे, जो हमारे यहाँ जो ईंट भट्टे होते हैं, वहाँ पे बच्चे भाग के जाते हैं, जो रेलवे स्टेशन पे भिक्षा मांगते हैं या गांव में कहीं जाके सड़कों पे कूड़ा करके, उनको भी शिक्षा देने की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि उनको भी पकड़ के नामांकन करके उनके अनुसार एडमिशन करें और इसको पढ़ाएं। तो ये सारी चीजें हैं और अच्छा है, सबको ग्रहण करना चाहिए। पॉलिसी कोई खराब नहीं होती है, पॉलिसी निश्चित चलाई जाती है ताकि समुचित विकास हो। शिक्षा के क्षेत्र में सर जो डिजिटल समावेश हो रहा है जी, कोरोना काल के समय में इसको लाया गया, लेकिन अब डिजिटल समावेश थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। जी जी। तो इससे लाभ और बता सर, लाभ, हाँ, डिजिटल से लाभ भी है और घाटा भी है सर, दोनों। डिजिटल से लाभ क्या है कि सर बच्चे अवगत हो जाए चलचित्र के बाद पिक्चर। एक हमारा एल्प्स होता है, एक डॉक्टर पामेला थे, डॉक्टर पामेला ने कहा एल्प्स जरूरी है एजुकेशन में, एक्सपीरियंस, लर्निंग, पिक्चर एंड सिंबल। तो कभी डिजिटल एजुकेशन एक्सपीरियंस के माध्यम से लर्निंग करेगा, लर्निंग के बाद बच्चा पिक्चर देखेगा और पिक्चर से सिंबॉलिक होगा तो लड़का ज्यादा समझेगा, अगर ये इसका मतलब। लेकिन एक चैप्टर है सर विद्वान के, फॉरेन के, आइजैक एसिमोव, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि बफन डे है, उन्होंने किताब लिखा, तो उसमें एक मार्गी है, टॉमी, दोनों को पढ़ा होता है शिक्षा के बारे में। मार्गी कहती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, ऐसा टॉमी कहता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं, तुम्हारे वहाँ तो डिजिटल एजुकेशन है, केवल कंप्यूटर से। विषय पर काफी बातें हुई, शिक्षा के साथ साथ एक और पॉइंट खेल कूद का है जी, तो खेल कूद भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए सर। तो आप संजरवा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं शिक्षक के पद पे। जी जी सर, जब आप वहाँ पे थे तो खेल कूद के बारे में भी कुछ बताइए। जी जी, हमारे यहाँ खेल, हमारे विभाग में सर खेल शिक्षक भी नियुक्त हुए हैं, गेम टीचर के नाम। हमारे विद्यालय में श्री अरुण मिश्र शिक्षक हैं, वो गेम टीचर हैं और वो समय समय पर बच्चों को गेम करा करके उनके अंदर एक बहुत ही अच्छा विकास कराए हैं। जैसा खेल हम जानते हैं, खेल हमारे शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक विकास में भी होता है। खेल सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन में होता है कि जो हमारे यहाँ अरुण मिश्र हैं, जो गेम टीचर हैं, वो सबसे अच्छा डेवलपमेंट ये कराए हैं कि खेल में बच्चे सामाजिकता डेवलप करते हैं। सबसे बड़ी पॉइंट ये है, खेल में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षा का तो विकास होता ही है, लेकिन खेल में व्यवहारिकता का विकास, सामाजिकता का विकास और शिक्षण कार्य का विकास, साथ साथ शारीरिक विकास, मानसिक विकास ये होता है, स्वास्थ्य का समुचित विकास होता है। इसलिए खेल शिक्षा भी अनिवार्य है। और हम ये जानते हैं कि जब बर्लिन में सबसे पहले 1936 में ओलंपिक खेल हुआ था सर, एक मसाल जला के हुआ था, टॉर्च जला के हुआ था, क्योंकि बर्लिन एक ऐसा भी ओलंपिक का एथेंस जनक है, लेकिन बर्लिन में सबसे पहले जब ओलंपिक 1936 में कराया, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य था सर, क्योंकि पूरे विश्व इसमें मसाल जलाया था और एक व्यक्ति एक मसाल देता था, दूसरा देता, तीसरे को चौथा देता था। अगर मसाल बुझने न पाए
खेल ये कराता है कि इंसान के जीवन का टार्च जलता रहे, मसाल जलता रहे, और उसमें सामाजिकता का विकास हो, और शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, व्यवहारिक विकास हो, और शैक्षणिक विकास। इसलिए खेल शिक्षा निवासन जो मेरे बंजरवा में श्री अरुण मिश्रा जी उसके टीचर थे, और उसके साथ साथ हम लोग सपोर्ट करते थे, अध्यापक सपोर्ट करते थे, बस यही से। तो मौजूद है जी। जब आपको ये सुनने को मिलता है हमारा छात्र यहाँ पे मौजूद है, यहाँ है, इतना उच्च पद पे गया है, तो आपको कैसा फील होता है? एक व्यक्ति है सर, हेनरी एल डिरोजियो, उन्होंने लिखा है टू द पीपल्स, एक चैप्टर लिखा है। उन्होंने कहा कि जब शिष्य का विकास होता है तो एक छोटी सी चुजा, एक छोटी सी जो पक्षी का बच्चा होता है उसकी पंखुड़ी का विकास जैसे फूलों का होता है, उस प्रकार से एक्सपांडिंग करता है उसका पर, उसका पंख, और यदि जवा होके फ्लाइट कर जाता है, उड़ जाता है, उसका हिज फर्स्ट फ्लाइट होता है, उसका पहली उड़ान। तो अगर शिष्य शिक्षक के सामने अगर उड़ान भर दिया तो उसका जीवन व्यर्थ नहीं है, सफल है, यही है। और वो भविष्य भी उसका माला लेके तैयार है कि क्या ना कि वो पहनाएगा। तो जब एक शिक्षक एक शिष्य को माला पहनाता है तो उसका जीना यहाँ व्यर्थ नहीं है, वो शिक्षक सफल है, उसका जीवन सफल है, उसका जीना व्यर्थ नहीं है। मैं यही अनुभव किया कि मेरा जीना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे शिष्यों को दिया, ऐसे ऐसे शिष्य हैं और उनका परिवार चल रहा है। क्या गजब का ये सर आपने क्वेश्चन किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि ऐसे भी प्रश्न आपने किया, जो ताकि जिसका माँ बाप का सीना चौड़ा होता है उससे ज्यादा चौड़ा मेरा होता है, ताकि मैं भी गदगद हो जाता हूँ और मेरा जीना यहाँ स्वार्थ में चला गया कि मेरा जीना यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, इस कृति पाए जीवन सफल हो गया सर। कहते हैं सर किसान जब अपने लहलहाती फसलों को देखता है तो उसका सीना चौड़ा जी हो जाता जी है। तो वही हाल है, गुरु जब अपने शिष्य को देखता है तो उसका भी सीना चौड़ा हो जाता है। तो सर आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श सर मेरे मम्मी पापा रहे और मेरे गुरु रहे जी। आदर्श सबसे पहले मेरे परिवार के मेरे मम्मी पापा रहे, आज भी हैं, और मेरे गुरु ये आदर्श रहे, क्योंकि सबसे पहला परिवार जो होता है पहला शिक्षा का केंद्र होता है, जो हम सीखते हैं परिवार से आते हैं, तो वो आइडियल हुए। और जो पैरामीटर पूरा समाज देश के लिए समाज के लिए जो हमें दिया वो गुरु था। तो पहला आदर्श मेरे माँ बाप, दूसरे मेरे गुरु हैं, बाकी तो सब आखिरी आदर्श ही सर, क्योंकि एक जो जिसके अंदर सब पैरामीटर भरा हो, जो कल्चर से जीता हो, जीवन में सारे मानवता रखता हो। एक जैसा कि बैल के नियम हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाते, फिजिक्स पढ़ाते, और राउल्ट के नियम का उसमें कहा गया कि ऐसा जो सभी पैरामीटर को पूरा करता है वही आदर्श होता है। तो बैल ने कहा कि जो ताप दाब आयतन सबका नियम को पालन करता है, तो सब नियमों को पालन कर दिया, वो बैल सब आता है। उसी तरह से जो एक बेटा अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए और अपने शिक्षक के लिए सारे पैरामीटर को पालन किया, वही आदर्श हुआ, वही आइडियल बना, वही आइडियल के लिए, क्योंकि आदर्श बड़ी अच्छी शब्द होती है सर। जो भारत में ही बहुत महान व्यक्तित्व है सर, तो आप किसको फॉलो करते हैं? व्यक्तित्व को सर बहुत सारे व्यक्तित्व है, बहुत सारे, किसका नाम ले, मैं तो जितने शिक्षाविद हैं उनका मैं फॉलोअर हूँ, क्योंकि शिक्षाविद जैसे हर एक व्यक्ति अलग अलग अपना थीम दिया है, कोई ऐसा नहीं है। जैसे गांधी जी की बात आती है, गांधी ने बेसिक बुनियादी शिक्षा दिया, तो हम उनका फॉलो करेंगे, क्योंकि बुनियादी उन्होंने कहा था कि मेरी प्राथमिक एजुकेशन रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड होती है, बुनियादी शिक्षा उन्होंने दिया। तब तक फिर मैं देखा कि ज्योतिबा फुले उन्होंने भी काम किया महिलाओं की शिक्षा के बारे में, सावित्री अम्बेडकर जी ने काम किया शिक्षा के बारे में, उनका भी मैं फॉलो करता हूँ। जैसे पंडित नेहरू काम किया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख दिया, दिगंगा लिख दिया, क्यों नहीं, सब अलग अलग। आज देखा जाए कि हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे देश के उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा गहरी और विस्तृत होनी चाहिए, इस देश में अभाव है। आज पुरुष की शिक्षा, द एजुकेशन शुड बी डीप एंड ब्रॉड, वुमेन आर मैन बोथ, ये सारी चीजें उन्होंने कहा, सबका एक अलग। हर विवेकानंद ने कहा उठो जब तक सफल में तब तक संघर्ष करते रहो। तो कहीं ना कहीं सबका लोगो जो बना है, हर जितने विद्वान यहाँ पैदा हो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि हुआ या गोरा में लिखे, तमाम तरह की चीजें लिखा है उनका। चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं हमारे फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं भगत सिंह भी फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे जितने पीछे के हमारे जितने संभ्रांत महान विभूतियां हैं, लाल बहादुर शास्त्री हमारे लिए हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं उनका समाज के लिए, देश के लिए काम है, तो उसमें हमको सबको चलना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। एक ही व्यक्ति अपना आदर्श नहीं हो, एक दुनिया का जो भी हमारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए आज ही हमारे आधुनिकता में मान लीजिए अटल जी के ऊपर तमाम तरह की चीज चलता है, उनकी भी योजनाएं बहुत अच्छी थी। इसके पहले भी तमाम तरह गवर्नमेंट है, उसकी भी योजना अच्छी थी। तो जो भी सब समरसता लेकर के, एकता लेकर के, उनकी अच्छाइयों को पालन करके आप अपने समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए लागू करिए। ये समुचित है कि एक अच्छा समाज का विकास होगा। एक यही मेरा मन उद्देश्य है कि हर वर्ग के लोग अच्छा काम किए हैं, वो सबको लेके चलिए साथ। मेरा यही उद्देश्य है सर। हमने सुना है कि आप भाटपारानी में जब अपने शिक्षा कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते थे सर, जब जी, तो वहाँ पे आजकल जो यूट्यूब पे बहुत फेमस आ रही है, फेमस सर खान सर, आप भी जानते हैं सर? जी जी जी। तो आपने उनको भी पढ़ाया? सर खान सर आज बहुत पॉपुलर हैं और भाटपारानी का नाम पूरे भारत के ग्लोबल टीचर हैं, विश्व स्तर पे जाने जाते हैं। सर जब मैं एमएससी करके आया, पास आउट करके आया, तो उस समय बेरोजगारी काफ़ी थी, हम लोग पास नौकरी नहीं थी, तो मैं कोचिंग क्लासेस, और मेरे मित्र रशीद अहमद, और उसके पहले हमारे सीनियर्स डीएस सर, जो सरिया से बिलोंग करते थे सर, एक मॉडल कोचिंग खोलते थे रतसिया मोड़ पे, तो मुझे भी वहाँ बायोलॉजी पढ़ाने के लिए रखे थे। तो उसी समय खान सर आए थे सर, और उनको हम छोटे बचपन पे देखे थे। फिर हम लोग आज हरियाली एक है भाटपारानी पंजाब पीएनबी के पास, वहाँ पढ़ा, वहाँ भी खान सर मिले थे सर। तो उस दरमियान हम लोग शिक्षण कार्य में ही उनको शिक्षा जो बैठे थे क्लास में, बड़ी अच्छा लगा। आज देखिए कहाँ से कहाँ है, और काफ़ी उनका ग्लोबल टीचर के नाम से आज नाम के देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और ये हमारे भारत की क्या, भारतवर्ष के साथ साथ भाटपारानी का भी गर्व है, जिले का भी गर्व है। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग से शिक्षण कार्य में जुड़े रहे, लिए भी जैसे भी हो। अपने इतने बीते समय में आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को भी अपने ज्ञान से काफी लाभान्वित किए। एक आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, इसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं, आप इतनी अच्छी सवाल मुझसे किए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। श्री रवि मिश्रा सर और अंकित सर, आप पहले, सबसे पहले आप दोनों बधाई के पात्र हैं कि आपने मुझे अवसर दिया तमाम तरह के सवालों के माध्यम से, कि मुझे आज कुछ सवाल कहने का मौका मिला ताकि समाज अच्छा हो सके, जान सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, श्री रवि सर और श्री अंकित सर को। जैसा कि आज युवा पीढ़ी जो विचलित हुई है, वह कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, चैटिंग, मोबाइल का देन है। मैं ये चाह रहा हूं कि सर, जितने इनोवेशंस आ रहे हैं आज के दौर में, नवाचार, आज की युवा पीढ़ी ऊर्जावान बने, एनर्जेटिक बने उस नवाचार को लेने के लिए, और उस नवाचार को ग्रहण करके डिजिटल का अगर यूज कर रही है, मोबाइल का यूज कर रही है, तो वो केवल नॉलेज का यूज करे उसमें। यानी हम क्या इससे अचीव कर सकते हैं। जैसे खान सर की वीडियो देखता है तो उसको खान सर का नॉलेज ले, अगर दिव्य कीर्ति सर का देखता है तो उसका ले। मैं भी आज यूट्यूब पर पढ़ा रहा था, थोड़े दिन पहले बंद कर दिया किसी समय का अभाव में, मैं शायद चालू करूंगा आप लोगों के दिशा निर्देश में। तो जहां पे जो डिजिटल नॉलेज मिल रहा है उसको ले करके उस रास्ते पे पग पग चले। वह 8 घंटा शिक्षण कार्य करे, 8 घंटा सोए, 8 घंटा घूमे, जो भी करे, 24 घंटा नेचर ने दिया है, अपने समय का यूटिलाइज करे वो, और उस नवाचार को ले जो समय समय पे तमाम तरह के विश्व से, मैं पहले भी आपसे बताया था सर, शब्दकोश, इंसाइक्लोपीडिया, हर विभाग का, हर सिस्टम का, हर ब्रांच का वो ज्ञान अचीव करे और उस रास्ते पे चले, और अपने समय से पहले सोचे कि मुझे सब प्रतियोगिता क्वालिफाई करके मुझे अपने लक्ष्य को एक रख ले कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्ति करना है। दुनिया में सर कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो कि हासिल ना हो। आज लक्ष्य हासिल करने में लोग आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, देश का पीएम बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, वो लक्ष्य है। आज एक